नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का सुपर एक्सक्लूसिव। मेरे साथ न्यूज मेकर हैं, मेरे साथ एक्टर हैं, मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन है और वेटरन पार्लियामेंटेरियन है। मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे तो यही होगा क्योंकि बंगाल के चुनाव की बेला आ चुकी है, एक परीक्षा की घड़ी है, अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस बारी दीदी जीत का चौका लगा पाएंगी या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पुरानी पार्टी मौके पर चौका मारेगी? ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल पार्टी और इनकी लीडरशिप बहुत दमदार, कद्दावर, पॉपुलर, मशहूर और मजबूत आयरन लेडी, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी है। उसको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ परीक्षा की घड़ी ज़रूर है, लेकिन ओपोनेंट्स के लिए है, ये ममता बनर्जी के लिए नहीं है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, पिछली बारी बीजेपी 3 से 77 तक आ गई, से 77 तक के नंबर तक पहुंच गई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोलकाता जिसे कहते हैं वो अब दूर नहीं है, यानी रॉयटर्स बिल्डिंग पर भगवा लहराएगा, ऐसा उन्हें लगता है? देखिए, अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स हमारे, और जब मैं फ्रेंड्स कहता हूं तो आपको तो पता है कि अपने बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। 30 साल में रह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये इस पार्टी में प्रचार ज़्यादा होता है और प्रचार का इम्पैक्ट भी कई बार ज़्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार जो है आपने देखा होगा कि आपने कहा कि सीटें जो हैं 3 से करीब 70 पहुंच गई। हालांकि उसमें से कई लोग लौट कर टीएमसी में आ गए, बात अलग है। लेकिन इतना कहता हूं कि वो भी याद रखिए आप कि अगर पार्लियामेंट्री सीट्स हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 19 थी, वो घटकर 12 हो चुकी हैं और 12 से भी अब इस बार और बहुत कम होने के आसार हैं। तो ये उतार चढ़ाव तो खैर चलता है, कई कारण होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं। कई लोग कहते हैं वोटों में कुछ धांधली, या कुछ लोग कहते हैं गड़बड़ी, वोट चोरी वगैरह सब। मैं इन पे नहीं जाऊंगा। फिलहाल मैं जाऊंगा ममता जी के पॉपुलरिटी पे, ममता जी के काम पे, ममता जी के नाम पे। जिस तरह से उन्होंने प्रभाव छोड़ा है हमारे बंगाल की महिलाओं पे, यूथ पे, माइनॉरिटीज़ पे, वो अद्भुत है। एक क्योंकि माइनॉरिटी की आपने बात करी, बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, यानी मुसलमानों का अपीजमेंट करती है और घोर अपीजमेंट करती है। यही कारण है, बीजेपी तो उनको कई नामों से भी बुलाती है, अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी देखिए अपीजमेंट तो ममता बानो कहते हैं। अब ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हमारे प्रचार के लिए जाने जाते हैं और माने जाते हैं, प्रचार बहुत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, आप देखिए, इनका ट्रोल चलता है, इनका अपना सेल है जो ये सब एंटी पब्लिसिटी ये तरह बातें। लेकिन पिछले 12-13 साल में आपने देखा होगा 2014 के बाद घटनाक्रम कैसे बदला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना जान गई है। जब अटल जी, अडवाणी जी का युग था तो बीजेपी चुनाव जीतती कम थी, हारती ज्यादा थी। अब इस युग में जीतती ज्यादा है, हारती कम है। सही कहा आपने। लेकिन इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि अभी लोगों के दिमाग में एक सवालिया निशान है कि कैसे जीतती है। मैं नहीं कह रहा हूं इस पर कुछ, अभी मैं ये कह रहा हूं कि एक सवाल खड़ा तो हो गया है। ऐसे कुछ लोगों ने जो बताया है, आपको सामने दिखाया है कैसे जीत हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हो कि हरियाणा में हो कि बिहार में हो। तो इस तरह की जीत जब हासिल की गई है तो बंगाल में तो डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये वहीं ज़्यादा हुआ है जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार रही है। बंगाल में तो ये ट्रिपल इंजन जो है उसके लिए बहुत चैलेंज हो गया है। कैसे जीते बंगाल में? आप तुष्टीकरण बोलते हैं, ये तुष्टीकरण का आरोप दरअसल किस पे लगता है? मुझसे कह रहे हैं आप, किसी और पे लगता है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूँ। मेरा तो भारत रत्न नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए थे। मेरा तो लालन पालन भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, और हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और गुरु, ऑल टाइम गुरु अडवाणी जी, इन्होंने हमें हवाले किया मदन लाल खुराना, जिनको टाइगर कहा जाता था दिल्ली का, उनके हवाले किया। हमें बिहार के बहुत ज़बरदस्त थे
नेता हमारे कैलाशपति मिश्रा जी, जी उनको पास दिया गया मुझको ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा लालन पालन भारतीय जनता पार्टी में हुआ। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले कहा मैंने कि मैं बहुत सोच समझकर, जब मुझे लगा कि अब लोकशाही खत्म हो रही है भारतीय जनता पार्टी में और तानाशाही शुरू हो गई है, तो मैं आराम से बगैर कोई झगड़ा किए हुए, मैं चंद लोगों में और शायद पहला वाहिद इंसान हूं जिन्होंने पार्टी छोड़ कर गया। मुझे निकाला नहीं गया, मुझे किसी से शिकायत नहीं। आज के दिन सब मेरे आज भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे वहाँ। इसलिए आप देखते होंगे मैं कभी भी अपने वक्तव्य में या बयान में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। सब तो मेरे दोस्त ही हैं। और ऐसे भी राजनीति में सबको दोस्त देखना चाहिए, विरोधी हैं, कोई दुश्मन नहीं है। राजनीति में मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो देखिए मन के भेद इतने सारे हो जाते हैं। अब बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर्स हुए, अब उसको लेके ममता बनर्जी कह रही है कि ईसी की कार्रवाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है। लेकिन पहले भी होते रहे हैं, 2014 से पहले भी हमने देखा है ऐसा होते रहे हैं, अधिकारी बदलते रहे हैं। बीजेपी रूल स्टेट में भी बदले हैं अधिकारी, इलेक्शन कमीशन नहीं बदले हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि विपक्ष भी ज्यादा रीड करता है आज? नहीं अमीश देवगन जी, आप भी बहुत अच्छे से रीड किया आपने, और मैं आपकी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं जिस तरह से आपने रीड किया। बात ये नहीं कि और जगह होता है या नहीं होता है, बात ये है कि इतना ज्यादा क्यों खास। आज ही सुप्रीम कोर्ट का आज ही बयान आया है सुप्रीम कोर्ट का कि इश्यूज तो सब जगह हैं जहां एसआईआर हो रहा है, लेकिन बंगाल में इतने इश्यूज हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी आज दंग हो गया कि इतने सारे इश्यूज और बंगाल में ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने किया लोगों को, उसमें एक थोड़ी बारीकी पे जाएं कि जिस तरह आप ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कि आते आते अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर सामने वाले को मौका दिए हुए कि बता सके, अपना पक्ष रख सके, आपने चीफ सेक्रेटरी, एक तरफ आप कहते हो मैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ऐसे बातें आप कहते हो। वहाँ पहली मुख्यमंत्री, पूरे देश में एक ही मुख्यमंत्री है और महिला मुख्यमंत्री ममता जी। दिल्ली में भी अब तो महिला मुख्यमंत्री अब आई हैं, मैंने शुरू से बता रहा हूँ। वहाँ पे इसके पहले अपना जयललिता भी थी, लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, मुख्यमंत्री वहाँ की चीफ सेक्रेटरी महिला। ये आनन फानन में जिस तरह से आपने महिला चीफ सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया, डीजी पुलिस का ट्रांसफर कर दिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ट्रांसफर कर दिया, होम सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया, बंगाल के कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया, इस तरह कितने सारे कमिश्नर्स आईपीएस आईएएस का आपने ट्रांसफर कर दिया। और क्या कहा कि चुनाव तक आप किसी चुनाव के कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, किसी इलेक्शन के प्रोसेस में आप नहीं जाएंगे जी। आज उनमें से बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर करके तमिलनाडु और केरला भेज दिया गया है और चुनाव की ड्यूटी में भेजा गया। तो मैं कह रहा हूं इसकी बारीकी पे जाइए। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी बीजेपी चुनाव जीत रही है, ऐसा नहीं है कई राज्यों में चुनाव हारी है, बंगाल में ही चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन खराब था क्या? छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी 2018 में, क्या इलेक्शन कमीशन खराब था? तो जहां जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है, जहां हार जाते हैं वहां गलत हो जाता है। जहां हार जाते हैं, जहां कई बार जहां जीते हैं, वो कह सकते हैं डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ ड्रामा जीते हैं। और उसके बाद बहुमत जब सामने आती, जैसे इस बार बंगाल में कुछ भी कर ले, बंगाल में ममता जी की जीत होगी क्योंकि बहुमत उनके साथ है, वहाँ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद है ममता बनर्जी के साथ, और इसलिए वो जीतेंगी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि ये इनका ये जहाँ हार जाते हैं जी, वहाँ कह देते हैं कि साहब इलेक्शन का ना ऐसी बात नहीं है। ऐसा अगर हुआ, ये डबल इंजन का जिक्र किया था, वहाँ तो हो जाता है आपसे, बहुत मुश्किल से होता है, कई जगह वो हो जाता है, लेकिन अब यहाँ तो ट्रबल इंजन है, यहाँ सिंगल इंजन है, यहाँ पे बंगाल के लोग साथ है ममता के। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, बार बार आप भारतीय जनता पार्टी से अपने पुराने लिंक की बात कर रहे हैं। आप भरी जवानी में, मतलब जब आपका एकदम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप अच्छा काम कर रहे थे, तब आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करें। और भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं थी, ऑपोजिशन की पार्टी थी। अरे हाउ नाइस। हाँ, ऑपोजिशन की पार्टी थी। और जब बीजेपी सत्ता में आई, जब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की पहली सरकार बनी, और जब दूसरी बार सरकार बनी तो आपने पार्टी छोड़ दी। एक मेरा प्रश्न है, क्या वापस बीजेपी में कभी जाएंगे?
मोदी जी बुलाएं। नहीं नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी को मैं अपना मित्र मानता हूँ। हमारी पुरानी दोस्ती है और मैं इसलिए आप देखते हो कि मैं हमेशा उनको बहुत रेस्पेक्ट के साथ, दोस्ती के साथ उनका जिक्र करता हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब जिन लोगों ने खेल किया मेरे साथ या खेल करने की कोशिश की, उनमें कुछ लोग अब दुनिया में नहीं हैं, अब उन्हें मुझे उनसे भी शिकायत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर है कि भरी जवानी में स्टारडम में या सुपर स्टारडम में बगैर टायर्ड और रिटायर्ड हुए, बगैर फेल हुए और फ्लॉप हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी में, भारत की राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी में आया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया। और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, भले कि वैसे बीजेपी ने भी आपके साथ बहुत बुरा किया था, आते ही आपको राजेश खन्ना के सामने चुनाव में लड़वा दिया था। वो तो मैं आडवाणी जी को ना नहीं कह सकता था। आडवाणी जी, हमने कहा शुरू से मैं उनको फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और गुरु माना है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के साथ मैं तो चुनाव के लिए तैयार, मैं तो जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया था और मैं हेल्दी राजनीति के लिए आया था और ये सोच के आया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। लेकिन मैं आडवाणी जी की बात नहीं कर सका और बगैर तैयारी के सीधे कूद गया और सामने उस चक्कर में चुनाव तो हार ही गया, हरा दिया गया या हारा, और साथ ही में मैं अपने दोस्त को भी हार गया। वो हमारा राजेश खन्ना भी हमसे गया, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो नाराज थे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जब हॉस्पिटल में थे वो, कि मैं भी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में था, तो मैं सोचा जाके सबसे पहले फिर माफी मांगूंगा, हमसे इतना नाराज क्यों है। उस चक्कर में अभी तक नाराज थे। लेकिन जब तक मैं जाता, मेरी बेटी सोनाक्षी ने मुझे खबर की कि राजेश खन्ना भी दुनिया में नहीं रहे, तो मैं गले लग के उनसे रो के माफ़ी मांगना चाहता था कि मैं तुम्हारा दिल अगर दुखाया तो अब माफ़ कर दो, बात ख़त्म हो गई। तो ये तो हुआ कि मैं, लेकिन उसके बाद तैयारी की। हमने आपको कहा मदन लाल खुराना जी क्या दिया गया, कैलाशपति मिश्रा जी क्या दिया गया, अटल जी की बहुत गाइडेंस मिली और इन लोगों से बहुत ट्रेनिंग मिली। मैं अब आज की राजनीति पे आता हूं। आपने बोला प्रधानमंत्री मोदी आपके मित्र हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी उनको कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं और कुछ लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं नरेंद्र मोदी, आप उनको बतौर सीएम दे चुके हैं। आपने नमो और सुशील मोदी को सुमो दिया था, मुझे याद आता है। मेरा टाइटल मेरा ही दिया हुआ है, नमो। तो आपके नमो को जब कोई कॉम्प्रोमाइज बोलता है तो हाउ डू यू सी इट? नहीं, मुझे ये पॉलिटिकल मामला है। पर आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमने नहीं कहा है। पर आपको लगता है सही है ये बयान? मैं कहने वाला सही और गलत का, आपकी अपनी निजी राय क्या है? मेरी निजी राय कि मेरे से, मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल है, एक्सप्रेशन पॉलिटिकल है, कुछ उसके पीछे तर्क हैं, कुछ कारण हैं। वो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राहुल गांधी, और बहुत पॉपुलर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आज कई लोग हम ऑपोजिशन के मिलते हैं, वो कहते हैं हमें गर्व है कि वो हमारे लीडर हैं ऑपोजिशन के। और इधर मोदी जी जो हैं, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, भले कम तादाद या कम दमखम से पहले के मुकाबले, वो अलग इशू है, पर 3 बार बनकर आए हैं। अब इन लोगों के बीच में कुछ ये कहते हैं, कुछ वो कहते हैं। मैं इस पर फिलहाल टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, बंगाल पे ही अपना फोकस रखूँ। नहीं, बिल्कुल आप टीका टिप्पणी ना करें, लेकिन आपको लगता है कि किसी प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहना सही है? एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको जी, सरेंडर कहना सही है कि सरेंडर कर गए नरेंद्र मोदी? आपको लगता है ये सही है? पहले एक बात बताइए, इतना इसको तूल क्यों दिया जा रहा है? कोई प्रधानमंत्री होने से या कोई मुख्यमंत्री होने से, चाहे मैं भारत का हेल्थ मिनिस्टर था, उससे होने से कोई बहुत विद्वान तो नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरी जो क्वालिफिकेशन है तो वही रहेगी। पर देश का अगर प्राइम मिनिस्टर सरेंडर कर रहा है तो देश ही सरेंडर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया है? ये तो आप उनको, आपकी बातें आपको लगता है नहीं सुनी जा रही हैं, तो आप ऐसी कुछ बातें करते हैं जो सामने वाला को चुप भी जाए। शायद इसी बहाने कुछ बोले, शायद इसी बहाने पार्लियामेंट में आए, शायद इसी बहाने कोई बयान दे। आपको लगता है चुभने के लिए सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज शब्द बोले जा रहे हैं, चुभाने के लिए? मैं तो अपनी, आप मुझसे अगर पूछेंगे अमीश देवगन, तो मैं तो अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल रखता हूँ। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूँ। आपको लगता है मर्यादा का ख्याल विपक्ष को भी रखना चाहिए? लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सिर्फ विपक्ष के राहुल का क्यों कहते हैं, हमारे बहुत सारे रूलिंग पार्टी के लोग। मैं रूलिंग पार्टी पे आऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए? मैं आप मर्यादा अवश्य रखना चाहिए। मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए आया था, आपको कहा था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया मैं, तो मैं तो चाहता था कि हेल्दी पॉलिटिक्स हो। लेकिन अब देख रहा रूलिंग पार्टी वाले भी क्या क्या नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे मित्र हैं,
लेकिन तुम निकल गया मुंह से या कुछ कह दिया या उस समय कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। यहाँ पे गर्लफ्रेंड के बारे में कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड के बारे में कहा, अमेरिका जाके उन्होंने क्या क्या नहीं कहा कि पहले शर्म आती थी, 2000 पहले जो पैदा होता था उनको लगता था कि हम लोग कहाँ पैदा हो गए, शर्म आती थी भारतीय होने का। या उन्होंने कह दिया कि वो भी सही नहीं था कि उन्होंने कह दिया कि नहीं हाँ यहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं भारत में ये तो सपेराओं का देश था फलाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जानबूझ के कहा, अब सामने वाले ने कुछ कहा तो ये तो उनके पॉलिटिकल लोगों का और बराबरी के लोगों का, आज दोनों को आपने एक पलड़े पर डाल दिया। एक मेरा अगला प्रश्न है, क्या ऑपोजिशन के पास कोई कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है मोदी के खिलाफ, क्योंकि दिखाई नहीं देती। आप एक वेटरन पॉलिटिशियन है, हाउ डू यू रीड इट? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन बिखरा हुआ है, उसके पास एक कंस्ट्रक्टिव जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसका नुकसान उनको झेलना पड़ता है। चाहे वो महाराष्ट्र में झेलना पड़ा हो, चाहे वो बिहार में चुनावी हार हुई हो ऑपोजिशन की, चाहे वो दिल्ली में हार हुई हो, लगातार हार हो रही है। हो सकता है कभी कभी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो रास ना आती हो, ये हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन में दम नहीं है। ऑपोजिशन में अगर आप बात करें तो ऑपोजिशन के लोगों पे जिस तरह से बदला लेने की कोशिश दिखी है, लोगों को दिखा है, जिस तरह से केजरीवाल को अंदर डाला गया, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को अंदर डाला गया, और जिस तरह से बेदाग छूट कर आए और फिर से बेदाग छवि के मालिक हो गए वो लोग, जिस तरह से आपने ममता बनर्जी को इलेक्शन का आपने बात किया, शब्दों की मर्यादा, जिस तरह दीदी करके जिस तरह अपमान या मखौल बढ़ाने की कोशिश की ममता जी का, जिस तरह से आपने उनको संदेश खाली में बदनाम करने की कोशिश की बंगाल में, जिस तरह से आपने उनको आरजे कर मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, लेकिन उसके लिए दीदी को उसमें शामिल करने की कोशिश की, बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसी तरह उन बातों का हमारे माननीय प्रधानमंत्री को या रूलिंग पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, उसी तरह से यहाँ पे जो आप कह रहे हैं जी, वो अलग अलग स्ट्रैटेजी है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन इंडिविजुअली हम कहेंगे हमारे लोग बहुत लर्नड है और बहुत विद्वान है, बहुत जबरदस्त है, और आज उनकी बड़ी अच्छी छवि है। जी 2029 का लोकसभा चुनाव अगर आएगा तो आपको क्या लगता है कि कौन चुनौती दे सकता है? राहुल गांधी दे सकते हैं या ममता बनर्जी चुनौती दे सकती हैं? नहीं, बहुत आपने ठीक कहा, दोनों दे सकते हैं। ममता बनर्जी एक को चूज करना, अगर एक को चूज करना हो तो उस हिसाब से मैं चूज करूंगा। बहुत दिनों से महिला प्रधानमंत्री आई नहीं है, उस दृष्टिकोण से मैं कहूंगा जैसे आज तक भारत की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई हुई तो इंदिरा गांधी हुई, उसी तरह से आज अगर सुपर स्टार प्राइम मिनिस्टर कोई होगा तो हो सकता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 2029 में अगर ममता लीड करें तो बेहतर होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो डिसाइड करेंगे सारे एमपीज मिलकर, ये तो आप लोग डिसाइड करें, एमपीज मिलकर डिसाइड करेंगे, भारत की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आपने मेरी इच्छा पूछी, तो मेरी इच्छा तो ये कि मैं आज आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, तो महिलाओं का आप 33% रुक गए। देखिए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में, अकेली पार्टी है जिसने 37% को ऑलरेडी जिताकर सामने ले आया। एक मेरा प्रश्न ये है कि इंडिया अलायंस भी है, तो आपको लगता है इंडिया अलायंस को ममता जी को लीड करना चाहिए? राहुल लीड करें या ममता लीड करें? क्योंकि राहुल जी ने लीड करा, हमने हाल देखा क्या हुआ, हार गए, तो ममता जी को लीड करना चाहिए। कोई हार गया कल, हम आप उससे बात करें, मैं भारतीय जनता पार्टी से आया हूं ना, करीब 30 साल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में। कुछ समय आया था जब भारतीय जनता पार्टी करीब 2 सीटों की पार्टी थी जी, 2 सीटों से बढ़ते बढ़ते 200 आए, 400 का नारा दिया, अलग बात है, लेकिन फिर भी 300 प्लस पे आ गए जी। तो ये आपने देखा कहां से कहां तक हो गए। उसी तरह से आपने ममता बनर्जी का देखा हो, कितने कम सीटों से शुरू हुई थी और आज 35 साल, करीब 25-35 साल वहां पे कम्युनिस्ट का शासन रहा, उसको एकदम वाइप आउट करके और वहां उनका साम्राज्य हुआ। जी, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, मैं चाहूंगा जवाब भी आप डायरेक्ट दे। मेरा सवाल डायरेक्ट ये है कि 2029 में ममता जी को लीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं मानता हूं कि ममता जी चूंकि महिला हैं और बहुत सालों से हमने किसी महिला को प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखा है, और ममता जी क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, एक्सपीरियंस हैं, ट्रायड हैं, टेस्टेड है, सक्सेसफुल है, इसलिए ममता जी को आगे आना चाहिए। बाकी तो निर्भर करेगा, डिसाइड करेगा इंडिया ब्लॉक पे, तमाम अपोजिशन पे, हमारे पार्लियामेंटेरियंस। जी, मेरा अगला प्रश्न है, अब आपके गृह प्रदेश पे है, वो बिहार पे है। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नीतीश कुमार इतने वर्षों बाद सीएम हटेंगे, भारतीय जनता पार्टी, आपकी पुरानी पार्टी का सीएम आएगा।
क्या लगता है आपको, ये कितनी बड़ी बात है? ये किस दृष्टिकोण से कहूँ, बड़ी बात भी लगती है और बुरी बात भी लगती है। ये आपने कहा कि 25 से क्या 21 से 25 ने 25 से 29 जी फिर से नीतीश जी। तो आपने नीतीश बाबू के नाम पे, वो हमारे मित्र है, जैसे लालू यादव हमारे मित्र है, नीतीश बाबू भी बहुत अच्छे मित्र है, हमें तो बड़ा भाई कहते रहे कई बार जी। तो वो 25 से 29 आप नीतीश बाबू के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उनको लेकर आते हो, कहते हैं सीटें ज़्यादा हो कम हो मुख्यमंत्री यही होंगे। तो ये आपने थोप दिया, ये आपने लोगों के जहन पे एकदम प्रिंट कर दिया। जैसे केरला में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में प्रिंट कर दिया, मोहर मार दिया, उस तरह आपने मोहर मार दिया कि नीतीश बाबू। तो आपको लगता है बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए, जेडीयू का ही सीएम होना चाहिए? नहीं जी, तो सिंपल बात है, मैं कहूँगा जिसकी मेजोरिटी उसका होना चाहिए। यहाँ अगर मेजोरिटी में कहीं लगता है तो जिसके पास ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, जो बढ़िया लोग, इनकी छवि भी अच्छी है, अच्छी छवि का आदमी होना चाहिए। तो बीजेपी में आपको कौन लगता है सीएम बन सकता है? एक अगर आप चॉइस देना चाहें, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी, कौन हो सकता है? नहीं, अच्छी छवि का लड़का बहुत अच्छा है, वो गया है वहाँ से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सीएम और नो सीएम, वो तो आप डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन नितिन नवीन बहुत अच्छा लड़का है। वो तो पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी अध्यक्ष, यहाँ तो अध्यक्ष बन के भी बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब तो राज्यसभा में आ गए, आपको मिलेंगे पार्लियामेंट में। हाँ, अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का, मैं उसको बहुत मानता हूँ, उसके परिवार को मानता हूँ। नितिन नवीन का पिताजी मेरे साथ बहुत करीब रहे, इन लोग का सहयोग मेरे साथ भी रहा, मेरा भी आशीर्वाद इन लोगों के साथ रहा, नितिन नवीन के साथ भी। अच्छे ऐसे और होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि पार्टी लीडरशिप ये लोग चुन लेंगे। अगर पर्ची से नहीं निकाला गया नाम तो कोई अच्छा आदमी जो कॉम्पिटेंट हो, क्वालिफाइड हो और जिसकी छवि बहुत अच्छी हो। दो तीन नाम लिए, कौन हो सकता है? तो आप अपनी चॉइस बता दीजिए, आपकी चॉइस क्या है? अमीश देवगन जी, आप बहुत समझदार और सियाणे हैं। जी जी। एक आप नए नाम देना चाहेंगे? चलिए, देखिए, इस समय दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, भारत भी इसका भी इस पर इम्पैक्ट आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक तरह से भारत सबके साथ बात भी कर रहा है, सबके साथ संबंध भी निभा रहा है और अपने लोगों का भला करने का प्रयास कर रहा है। क्या आपको लगता है ये डिप्लोमेसी में मोदी इफेक्ट है? व्हाट यू से अबाउट इट? प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे कहावत है, शो बिजनेस में या पॉलिटिक्स में, दोनों में सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। वही ये प्रयास अगर पहले किया होता, वही काम पहले किया होता, वही कॉन्डोलेंसेज आपने शांति पाठ पहले किया होता आपने, तो बात कुछ और होती। आज आपको रशिया से ऑयल भी खरीद रहे हैं, फिर से आप उनके कहने के बाद की अनुमति दे दी रशिया से खरीदो, वो तो अलग इशू है। आप खरीद रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा दाम दे के खरीद रहे हैं महंगाई के टाइम पे, और आप उसके बाद वहाँ पे जब उनके इतने पूरे ख़ानदान को उड़ा दिया जाता है, पूरा ख़ानदान, सुप्रीम लीडर से लेके बेटी हो, दामाद हो, बच्चे हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, उस पर अगर हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, पर अफसोस तो जताया, बहुत बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये कहने की बातें। उसके बाद आपने जो भी काम किया थोड़ा देर से किया। बहरहाल हमने पहले ही कहा कि देर कर दी, देर करी आने में तुमने, शुक्र है फिर भी आए तो। लेकिन इसका लाभ ये हुआ, जो कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, कि भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, भारत यूएस के साथ भी बात कर रहा है, भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत ओमान सऊदी के साथ भी बात कर रहा है, अपने हित साध रहा है। अकेला ऐसा देश है जिसकी इजराइल भी सुन रहा है और ईरान भी सुन रहा है। आपको नहीं लगता ये बेहतर रणनीति है, जहां आपकी दोनों पार्टियां सुने, जिनमें सेटलमेंट भी होनी है, वो भी सुन रहे हैं? देखिए, साथ नहीं देना भी कई बार अच्छा काम होता है। मानो आप विदेश नीति आप ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन विदेश नीति में अगर आप नॉन अलाइन हैं, अच्छी बात है, तो फिर टिके रहिए उस पर। और उस पर मतलब ये नहीं कि आप कहीं शोक संदेश नहीं दे सकते हैं। आप उस पर हैं, अपने को दूर मत कीजिए। आप एक तरफ कहते हैं आपने बात की, आपने सबसे अभी कुछ दिन पहले तक आपने ओमान से बात कर ली, आपने सऊदी से बात कर ली, आपने गल्फ से बात कर ली, लेकिन इस बीच में ना आपने ईरान से बात की, ना आपने अमेरिका से बात की, ना आपने इजराइल से बात की। आने के बाद मैं कह रहा अभी कुछ दिन अभी की है ये, और की है क्या बात की है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत की बात की। क्या बात की आप? देखिए,
ट्रांसपेरेंसी एंड प्रधानमंत्री ऑनेस्टी। मोदी ने अभी कुछ दिन पहले बोला कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इस जंग में तुम किसके साथ हो, तो वो कहते हैं कि मैं भारत के हितों के साथ हूं, और शायद यही कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आ पा रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है। मैं बाकी मुद्दों पर आता हूं। नहीं, मैंने ये पहले बता दो, जहाज आप आ रहे हैं किस कीमत पे, और दूसरी बार आ नहीं पा रहे हैं। अभी बहुत सारे जहाज हमारे अटके हुए हैं वहां पे, जी। और बुरी तरह अटके हुए हैं, और आएंगे कुछ भी आ पा रहे हैं। आएंगे भी, हाँ, कुछ, बहुत कुछ। और जो आएंगे वो क्या कीमत चुकाएंगे, कितने लाखों लाख डॉलर देके आ रहे हैं, कि कैसे आ रहे हैं बताना पड़ेगा, सद्भावना के तहत आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। और आप दूसरी बात जो कहते हैं कि इनको यहाँ पे हम तो शांति के साथ है, और वो तो आप भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा, कौन नहीं चाहता शांति, कौन नहीं चाहता सद्भावना। वर्ल्ड में लड़ाई झगड़ा कोई समाधान तो नहीं है, शांति ही जो है डायलॉग्स के जरिए वही बेस्ट सोल्यूशन है ना। वो प्रॉब्लम है ही नहीं वो, लेकिन उस पर कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ना। अच्छा, अब देखिए आपके ना कई रूप हैं। एक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, आप फॉर्मर बीजेपी भी हैं, करंट टीएमसी के एमपी भी हैं, जाने माने एक्टर भी हैं, सुपरस्टार टीएमसी के एमपी भी हैं। तो अब आपकी जरा एक्टर वाली हैट को आप पहन लीजिए। हाँ जी। और धुरंधर फिल्म आई है, ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है ये क्या बना दी है फिल्म। आपने देखी धुरंधर की नहीं देखी? नहीं, ये धुरंधर 3 नहीं देखी है, धुरंधर 2 धुरंधर 2 नहीं देखी है। धुरंधर 1 देखी थी मैंने, और मैं राकेश रोशन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, निर्माता निर्देशक कलाकार, उनके फार्म हाउस पे देखी थी। मैं और शशि रंजन जो इंडियन टेलीविजन अकेडमी जिसे बैठा कर साथ देखा हम लोगों ने। और मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने लिखा पढ़ा था मैंने। वो तो हमने कहा प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो फिल्म इज ए फिल्म, जो उसमें अंदर एंटरटेनमेंट है, जो ग्रिप है, जो सिनेमैटिक ट्रीट तो है। एक जिक्र IC 814 का भी है। जब आप मंत्री होते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब वो हाईजैक हो गया था, जब अजीत डोल IB के चीफ होते थे, उसका भी जिक्र है धुरंधर 1 में। और धुरंधर 2 में उसी जहूर मिस्त्री को, जिसने IC 814 को हाईजैक किया था, उसी को मारा हुआ दिखाया है। पर आखिरकार विपक्ष के लोगों को धुरंधर 2 से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? उन्हें प्रोपेगेंडा एजेंडा क्यों लग रहा है? नहीं, मैंने तो, आपने जो अपना कहा कि आपने मेरा ट्वीट देखा था, वो ट्वीट की बड़ी सराहना हुई थी। आप चाहें तो इस पर भी चला दे सकते हैं उसको जी। कि मैंने खुद दिल से कहा था और बहुत तारीफ की थी। मैं समझता हूँ कि आज रोल मॉडल बनकर उभरा है आदित्य धर। इतना बढ़िया डायरेक्टर, इतनी बढ़िया फिल्म, और ऐसी इंटरटेनमेंट, ऐसी ग्रिपिंग फिल्म हमने बहुत सदियों में नहीं देखी, शायद जमाने के बाद नहीं देखी। अभी धुरंधर 2 नहीं देखी हमने, लेकिन तारीफ बहुत आ रही है और रिकॉर्ड कमाई कर रही है। तारीफ भी आ रही है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, लेकिन मैं इसके बारे में तभी कह पाऊंगा जब मैं देखूंगा। धुरंधर 1 आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी। तो अगर 1 अच्छी लगी तो मेरे को लगता है 2 आपको बहुत अच्छी लगने वाली हो सकता है, व्हाई नॉट, हो सकता है अच्छी लगे। पर जो आपके फ्रेंड्स ही मैं बोलूंगा, जो धुरंधर 2 का विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जब देख लूंगा ना, नहीं, एक लाइन में कुछ तो कहना चाहेंगे? आप अगर चाहते हैं कि मैं कह दूं खामोश, तो वो अभी नहीं कहूंगा। क्या आपको लगता है कि आपके मुताबिक भोजपुरी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल, इन सब में से बड़ा स्टार कौन है? एक अगर आप किसी को चुनना चाहेंगे तो रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह या खेसारी लाल? आप मुझे, ये लोग मुझे बड़े भाई के समान आदर देते हैं, सब बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई। अरे खेसारी लाल भी बहुत अच्छा लड़का है। रवि किशन को तो मैं बहुत, रवि किशन को बहुत शुरू से बहुत मानता रहा हूँ। मनोज तिवारी वगैरह बहुत अच्छे हैं लोग, इतने साल से हैं। आप एक को चूज करना, आपको पसंद? पवन सिंह भी बहुत, पवन सिंह तो सुना कि वो चुनाव भी लड़ने आ रहे थे आपके खिलाफ, पर फिर वो कोई बात नहीं, कोई भी लड़ सकता है। आप किसको देखना पसंद करते हैं? चूज वन। मैंने बहुत ज्यादा फिल्में देखी नहीं है, लेकिन रवि किशन की जो फिल्में देखी हैं उसकी तारीफ हुई है। और एक लापता लेडीज आई थी, हाँ, जी, उसमें भी उसकी बहुत तारीफ हुई थी। तो ऐसे कलाकार के तौर पे रवि किशन को की फिल्म देखी है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। रैपिड फायर राउंड में अगला सवाल है, विपक्ष का भविष्य कौन है? राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है या अखिलेश यादव? अरे अखिलेश यादव तो बड़ा डायनेमिक है, बहुत ही जबरदस्त है अखिलेश यादव। उसका वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी बहुत उज्जवल है। लेकिन एक को मैं कैसे चूज करूं? आप चाहते हो कि बाकी लोगों से अब विपक्ष में भी लड़ाई करूं? रूलिंग में तो लड़ाई हो चुकी है,
अब यहाँ भी कर ठीक है, बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? एनी डे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एनी डे डॉक्टर। एनी डे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जेनजी में किसका ज्यादा क्रेज है, राहुल गांधी का या अभिषेक बनर्जी का? बंगाल में अभिषेक बनर्जी का पर डेफिनेटली। ओवरऑल तो राहुल गांधी डेफिनेटली जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है भाई, 70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो। और जेन जी बताए, ये सब अभी नेपाल के बाद हमारा अपना पड़ोसी देश नेपाल, ग्रेट कंट्री नेपाल, उससे निकला है जेन जी। जैसे मुशर्रफ एक बार आया था तो एक नया आप लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है मुशर्रफ की, याद है आप लोगों ने निकाला था ये जब वो उनका आगरा विजिट, आगरा समिट में आए, तो वो आप लोगों का निकाला हुआ था। और अभी जेन जी जो है इधर का निकाला हुआ है। अब मैं समझता हूँ जेन जी में बहुत ताकत है, काबिलियत है, और जेन जी अच्छा कर रहे हैं, और जेन जी जिसको चूज कर रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, उनको चूज कर रहे हैं। अगला सवाल, कौन सी धुरंधर आपको पसंद है, कौन सी फिल्म आपको पसंद है, धुरंधर, पठान, एक था टाइगर या धुरंधर 2? देखिए मैं धुरंधर मुझे बहुत पसंद आई है। ओके। पठान और शाहरुख खान जो उसका नेशनल आइकॉन है भाई शाहरुख खान, उसकी फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है ही, लेकिन मैंने देखी नहीं ना, मैंने पठान देखी। धुरंधर आपको अच्छी लगी? धुरंधर बहुत अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी की एक खासियत, उनका एनर्जी लेवल, अच्छे मैच नहीं कर सकते हैं। नो नो नो, व्हाट कैन एनर्जी, गॉड ब्लेस हिम। इस मामले में भगवान उनको हमेशा तंदुरुस्त रखें, मजबूत रखें, दीर्घायु रखें, और उनकी एनर्जी लेवल से हम सब लाभान्वित हों, देश लाभान्वित हो, यही मेरी कामना और शुभकामना है। आखिरी सवाल, आपके घर का नाम रामायण है, अभी आपकी बिटिया की भी कभी विवाह हुआ है, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। लेकिन आप अमीश देवगन स्टाइल में जिस सवाल को आप आखिरी में लाए हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे ही दूं कि हम बहुत खुश हैं। सोनाक्षी की जो शादी हुई है, मेड फॉर ईच अदर लगते हैं दोनों। जहीर उनका जो हस्बैंड है और सोनाक्षी, दे लुक एब्सोल्युटली मेड फॉर ईच अदर। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है अमीश देवगन जी कि हमने जो कुछ भी किया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और संविधान के खिलाफ नहीं किया। बच्चे जवान हैं, बच्चे एडल्ट हैं, अगर उनकी पसंद है, वो खुश हैं, तो मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। ठीक है, अच्छा, हमें उनका साथ देना चाहिए बच्चों को। मैं होल हार्टेडली और आपके चट्टान की तरह उनके साथ हूँ। और आपके दोनों बेटे लावर कुश बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज के ज़माने में भी जेन जी का भी जिक्र किया, उसको भी देखते हुए आज के लोग जिम कल्चर में हैं, अपनी फिल्में बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत लो की रहते हैं और हाई की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लो की अपीयरेंस और हाई की परफॉर्मेंस, ये बहुत अच्छी बात है। नॉन फिल्मी है और कोई ऐसी लत नहीं है जिस पे आपको कभी तकलीफ हो, ना स्मोकिंग है, ना सिगरेट है, ना बियर। तो बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप, नई जनरेशन को भी बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया, अपने अंदाज में जवाब दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बड़े समय के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू फॉर दैट, यू आर वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिल्म मेकर, राइटर, एक्टर कंगना रनौत का। तो सभी सवाल पूछ सकता हूं मैं, मतलब आज खुलकर, धुरंधर तरीके से। आपको किसी की परमिशन की जरूरत है? तो राहुल गांधी से कुछ नहीं सीख पा रही हैं आप? उनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राहुल जी से आप इतना नाराज क्यों रहती हैं? संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते उस टाइप का उनका बिहेवियर है। राहुल गांधी का? यस। आपका अच्छा दोस्त सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान? ये मेरे दोस्त कब से बन गए। बेहतर फिल्म मेकर कौन है, अनुराग कश्यप जी, करण जौहर या आदित्य चोपड़ा? मेरे स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिल्म मेकर, राइटर, एक्टर कंगना रनौत का। कंगना जी, अभिनंदन है आपका। बहुत धन्यवाद सर,
Thank you for this very exciting and very kind introduction. Good evening, everyone. तो सभी सवाल पूछ सकता हूं मैं, मतलब आज खुलकर धुरंधर तरीके से। आपको किसी की परमिशन की जरूरत है? I don't think so. देखिए, आप देश की राइजिंग पॉलिटिशियन हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री की आप क्वीन हैं, मंडी की एक यंग डायनामिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कौन सा किरदार आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? आपको लगता है इसमें ज्यादा चैलेंज है, एज अ एक्टर या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अमीश जी, देखिए, जो काम आता है वो आसान लगता है और जो काम नहीं आता है वो मुश्किल लगता तो है। कौन सा नहीं आता है? नेचुरली अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। जब मैं 16 साल की उम्र में जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया था तो मेरा डायरेक्टर मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड होके आके कहता था, तुम्हें कितनी बार कहा है कैमरा उधर है, तो तुम उधर डायलॉग क्यों बोल रही हो, फेस उधर क्यों रहता है तुम्हारा? तो मुझे ये पता नहीं होता था कि कैमरा की तरफ देख के, क्योंकि आई वाज फ्रॉम स्टेज, तो वो दुनिया से लेकर आज मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, तो कोई भी चीज जो है वो सीख कर आती है। अब मैं ये सोचूं कि मैं पॉलिटिशियन बन गई या अब मैं राजनीति में आ गई, ये ऐसा नहीं होता है। हर चीज में आपको एक स्किल होती है, एक तजुर्बा होता है और वो चीज आपको अर्न करनी पड़ती है। अब मैं खुद को कहूँ कि मैं लीडर बन गई वर्सेस लोग कहें कि ये लीडर बन गई, वो अलग बातें हैं। अब तो लोग कहते होंगे, आपने बोला कि अभी आप सीख रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि संसद में तो कई सारे लोग हैं, चिराग पासवान भी संसद में है, उनसे सीख रही हैं या राहुल गांधी से सीख रही हैं? ज्यादा सीखना किससे हो रहा है पार्लियामेंट में? देखिए, अगर आपको सीखना है तो आप बेस्ट से सीखिए और हम नरेंद्र मोदी जी से सीख रहे हैं। तो राहुल गांधी से कुछ नहीं सीख पा रही हैं आप? बोलते तो वो भी हैं। उनसे भी सीखते हैं, उनसे हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना है, कैसे नहीं बनना है। जी, मेरा अगला सवाल है कि आप से ऐसे वक्त में बातचीत हो रही है जब इस देश में एक एआई समिट हुआ और इसी कालखंड में भारत मंडपम में ही कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कुछ ऑफिस बेयर्स ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। क्या आप सोचती हैं इसको लेकर? एक आई थिंक कि पूरी एक तरह से शर्मसार कर देने वाली बात है और निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने इसकी जो है एक पूरी तरह से कहा है कि बब्बर शेर जो भी उन्होंने बोला, ये मेरे बब्बर शेर बताइए। फिर तो आई थिंक कहीं ना कहीं ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। व्हाई यू? नेचुरली, अरे आप कमाल करते हैं अमित जी। आप ये देखिए कि इस तरह से कपड़े उतारना, ऐसे नंगन हो जाना। और मुझे ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए। उसका जो पर्पस है, उसका जो मायने है, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। सुनिए ना, आप मेरी बातों पे आपका ध्यान ही नहीं। आपका ध्यान है कि मैं अगला प्रश्न क्या पूछूं? नहीं, मेरा ध्यान है। आपने बोला कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। अमीश जी, आप प्लीज, महात्मा गांधी जी ने कहा था लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं सुनी जी। तो अब मुझे लगता है राहुल गांधी जी उनका जो है सपना पूरा कर रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस को नष्ट कैसे करना है, ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जी, अब आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह, वो कहते हैं हमें डर लगने लग गया कहीं राहुल जी बंडी और किसी और ड्रेस में किसी दिन संसद ना आ जाए। संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते उस टाइप का उनका बिहेवियर है, राहुल गांधी का। यस, आपने देखा होगा कैसे वो बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं, आजा मेरे साथ, आजा इंटरव्यू कर मेरे साथ, इस तरह से वो बात करते हैं। और संसद में जाकर भी वो जितना भी हो सके, चाहे वो पोस्टर्स लगाना, चाहे वो हुटिंग करना, चाहे वो दूसरे महिलाओं को आगे कर पीएमजी की सीट रोकना, इस तरह के वो काम करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना भी नीचे गिर जाएं कि इस तरह की कोई हरकत कर दें। पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप कह रहे हैं कि वो टपोरी की तरह करते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मोदी जी डर जाते हैं, बीजेपी डर जाती है। अब ये कांग्रेस बाती पार्टी भी कहती है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। कंगना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो खुद शर्मिंदा है उनकी इन करतूतों पर। और जल्दी ही मुझे लगता है, पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस का खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर उनको खुद को बचाना है तो दे नीड अ बेटर
face, I feel. मैं एक राहुल गांधी की एक बाइट आपके लिए हम निकाल के लेके आए हैं, वो हम प्ले करते हैं। उन्होंने बजट सेशन में ही, आप भी वहां पे मौजूद होंगी जब ये बोला था, तो आप क्या समझी थी वो जरा समझाइएगा। हमारे यहाँ पर काफी सारे प्रोमिनेंट गेस्ट हैं यहाँ पर, उन सबका एक बार फिर स्वागत है। लेट्स प्ले राहुल गांधी इज बाइट। शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए, पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है। अब वो ग्रिप और चोक की बात कर रहे हैं, आपके सांसद बोलने नहीं देते उन्हें। देखिए, ये जो इस तरह की कॉमेडी है, ये जब भी राहुल गांधी होते हैं तो वहां पे ऐसी ही कॉमेडी चलती है, और हम लोग हंस हंस के वहां तार तार हो रहे होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी घूमते हुए चले जाते हैं। फिर जब उनको उनकी पार्टी के खुद लोग कहते हैं क्या मुद्दे पे आइए, तो वो कहते हैं मैं अभी अपना बेस बना रहा हूं, मुझे बनाने दीजिए। तो इस तरह की, मुझे लगता है एक तरह से वो एक राजा बेटा हैं, उनको वैसे ही आदत है कि सब लोग तालियां बजाते रहें। और वो इतने, मैं कहूंगी, बदतमीज भी हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बार बार कहा जाता है कि आपको जो भी बोलना है वो अध्यक्ष जी को देखकर बोलना है। वो अध्यक्ष जी को देखते ही नहीं है, वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ ऐसे ऐसे उनको समझाते रहते हैं कुछ कुछ। अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं आप मुझे देखिए, मुझे देख के बताइए, लेकिन वो पार्टी के लोग उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, वो अपना एक शो वहां करते रहते हैं। सो एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज बात यहाँ पे पहुंच गई है कि क्वेश्चन तो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन इनके खुद ही अपनी हंसी इनकी रुक नहीं रही है यहाँ पे फेस पे पूरी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राहुल जी से आप इतना नाराज क्यों रहती हैं? Why you are upset so much with राहुल गांधी? इतनी नाराज हैं आप? नहीं, देखिए, मैं नाराज नहीं हूं उनसे। I mean, अगर मैं राजनीति के, उन्हें टपोरी कह रही हैं, उन्हें कॉमेडी कह रही हैं, उन्हें सीरियस टेस्ट नहीं ले रही, आप कह रही हैं मैं नाराज नहीं हूं राहुल गांधी से। नहीं, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। आई थिंक राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो तो हैं ही, क्योंकि वो बाहर जाकर हमारे देश के बारे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनली भी हमारे देश को, हमारे इकोनॉमी को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो ऐसी ऐसी शक्तियों के हाथों एक कठपुतली बन गए हैं जो कि हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, तो कॉमेडी या इस तरह की बात अलग होती है। लेकिन जितना लो उनका IQ है और जितना लो उनका सेल्फ एस्टीम, या ये भी कह लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरह के वो, उनको कैप्चर कर लिया गया है। एंड ही इज अ वेरी बिग थ्रेट right now. तो obviously as a, not just, I mean, I don't consider myself some big ज्ञानी of politics, but just as an Indian, I feel कि even in the opposition we deserve better. This जी, is, yeah. सुनने में आ रहा है आप हॉलीवुड जा रही हैं, आप, ये सही है क्या? See, I have some offers, लेकिन depending on my time and inclination, we'll take a call. जी, हाल ही में काफी सारी फिल्में आई हैं जिनको लेकर बड़ा विरोध शुरू हो जाता है। कश्मीर फाइल्स आई, उसको एजेंडा फिल्म कहा गया। धुरंधर आई, उसको कहा गया कि उसमें बहुत वायलेंस है। आपकी इमरजेंसी आई, उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। क्या कहना चाहती हैं आप उसको लेकर? देखिए, फिल्में जो है उनका मूलतः उनका ये इस तरह का ही, चाहे आर्ट का कोई भी वर्क हो, चाहे बुक्स हो, चाहे फिल्म्स हो, एक संवाद तो सोसाइटी में होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी होनी चाहिए। तो मैं नहीं देखती कि कंप्लीटली गलत है, लेकिन सिर्फ उनको जो है एक तरह से बैन कर देना, बॉयकॉट कर देना, उनको डिसमिस कर देना, उनको किसी तरीके से जो है वो एक समीक्षा होती है और एक बिल्कुल जो है आलोचना होती है। समीक्षा अलग है और आलोचना अलग है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ये फिल्में चलती हैं, उनको दर्शक भी सराहते हैं, और फिर उनकी इस तरह से टू बी डिसमिसिव ऑफ देम एंड टू डिस्क्रेडिट देम, ये बहुत गलत है। और मैं ऐसे चाहूंगी कि इस तरह का माहौल जो है, इतना बिटरनेस ना आए, जो कि मैंने भी फेस की है। मैंने तो काफी वोकली जो है इसके बारे में बात भी की है, बट आई फील दैट आर्ट को आर्ट की तरह होना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो समझें कि ये दिस इज व्हाट वर्सेस ये क्या, जो भी आपने फिल्मों का नाम लिया, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे वो जी
मणिकर्णिका हो या चाहे वो चावा Emergency हो, जी। यू नो ये सब फिल्में जो हैं वो एक नेशनलिज्म को दर्शाती है। और दूसरा जो है एक अलग तरह की अप्रोच है लाइफ को। एक थप्पड़ एक गाल पे पड़ा तो दूसरा गाल आगे करो। एक अप्रोच है कि एक थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। तो इट शुड बी डिस्कस्ड इन सोसाइटी एंड इट्स ओके टू डिस्कस थिंग्स एंड टू इवेल्युएट। देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन किसी को बिल्कुल डाउन राइट जो है डिस्क्रेडिट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, दैट इज नॉट गुड। जी जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, आपका अच्छा दोस्त कौन है? फोटो आएंगी, सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान? ये मेरे दोस्त कब से बन गए। फिर भी इनमें से ज्यादा पसंद कौन है? आई थिंक मुझे एक्चुअली आई थिंक सलमान इज क्वाइट कूल। जी अगला देख लेते हैं। बेहतर प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? चूज वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहतर विपक्षी नेता कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी? आई थिंक एन अपोनेंट शुड बी गुड। आई थिंक ममता बनर्जी इज अ गुड अपोनेंट। जी शानदार एक्ट्रेस कौन है? जानवी कपूर, अनन्या पांडे या सारा अली खान? आपके सभी फेवरेट हैं। लेट्स गो विद अनन्या पांडे। ओके। बेहतर फिल्म मेकर कौन है? दिस इज अ वेरी गुड वन। अनुराग कश्यप जी, करण जौहर या आदित्य चोपड़ा? मेरी जो फिल्म मेकिंग के लिए जो लाइकिंग है और एक्टिंग के लिए जो लाइकिंग है वो मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं हैं जितने आपके हैं। क्योंकि लिस्ट में कम से कम एक लिस्ट तो अच्छी बनानी थी। मैंने तो सब टॉप डायरेक्टर्स को लिया है। चलिए, आपने राइजिंग के मंच पर आई, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां कंगना रनौत जी के लिए।